प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखिए, एक चीज मैंने आपको ये बताया कि भारत के संविधान के तहत जिन आपातकालों का वर्णन किया गया है, इनका पूरा विस्तार से वर्णन हुआ है। केवल ऐसे नहीं आपातकाल आ गया कि बस कह दिया गया संकटकालीन अवस्था है और पूरा शासन केंद्र का हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसकी बड़ी व्यवस्था, एक पूरा विस्तृत डिस्कशन किया गया। देखिए, भारत के संविधान का जो इतना बड़ा भाग हो गया है, उसका मूल कारण ही यही है। भारत का संविधान अगर दुनिया का सबसे लंबा संविधान हो गया है, तो उसका मूल कारण भी यही है कि इसमें विषयों के बारे में बहुत विस्तार से प्रावधान किया गया है और हर प्रावधान को विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया गया है। कहीं कोई प्रावधान जो है, कहीं कोई प्रावधान मिस नहीं किया गया है, या कोई कहीं ऐसा नहीं किया गया है कि विवाद पैदा हो। हालांकि भारत का संविधान मौन बहुत जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने व्याख्या बहुत अच्छा किया है। संविधान कैसे आपातकाल लागू होगा, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्त हैं, फिर उसके क्या प्रभाव होगा, ये भी जान लीजिए आप। देखिए, पहला अगर हम लोग प्रभाव देखा जाए आपातकाल का, तो प्रभाव में सबसे पहला होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो गया। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति जहां अभी तक संघ सूची तक विस्तृत थी, संघ सूची माने केंद्र जो कार्य कर रहा है उसी के सूची तक विस्तृत थी, अब वो उसका विस्तार राज्यों तक हो जाएगा। अब राज्यों तक विस्तार का क्या मतलब हुआ? राज्यों तक विस्तार का मतलब यह हुआ कि संघ सरकार या केंद्र सरकार कार्यपालिका संबंधी कोई भी आदेश जो है वो राज्यों को दे सकता है। अब एक प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या राज्य सरकार निलंबित हो जाते हैं, क्या राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है, या राज्य सरकार संघ सरकार के या केंद्र सरकार के कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है। यहां केस समझिएगा बहुत आसानी से। बहुत लोग ये जानते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो राज्यों की कार्यपालिकाएं निलंबित हो जाती हैं या बर्खास्त हो जाती है। बिल्कुल गलत है। अलग से किया जा सकता है इनको, लेकिन अपने आप बर्खास्त या निलंबित नहीं, अपने आप बर्खास्त नहीं होंगी या अपने आप निलंबित नहीं होंगी। क्या होती हैं? अपितु केंद्र सरकार के कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती। क्या समझिएगा, यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो राज्य की कार्यपालिकाएं संघ की कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती हैं, केंद्र की कार्यपालिका की क्या आ जाती हैं? नियंत्रण में आ जाती है, या उनको वैसा ही करना पड़ता है जैसा कि केंद्र सरकार कहे। यानी एक प्रकार से पूरी कार्यपालिका शक्ति पूरे देश में किसकी लागू हो जाती है? केंद्र सरकार की। यहां माइंड करिएगा। हाँ, यह हो सकता है कि आपातकाल लागू हो और आदेश से, एक राष्ट्रपति आदेश के तहत राज्य सरकारों को या कुछ राज्य सरकारों को निलंबित कर दिया, ये हो सकता बाद में। लेकिन असल केस क्या है कि संघ के नियंत्रण में आ जाती हैं राज्य की सरकारें, उन्हीं के आधार पर उनको काम करना पड़ता है। ये पहला बात क्लियर हो गया। आइए दूसरा। अब आर्टिकल देखिए, केवल कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं होता केंद्र का, यानी केवल कार्यपालिकीय आदेश नहीं देता है केंद्र, बल्कि राष्ट्रीय आपात के समय विधायकीय शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। किसके? संसद के या केंद्र की। तो विधायकीय मतलब क्या हुआ कि कानून बनाने की भी शक्ति आ गई। ठीक है, तो विधायी शक्ति का भी विस्तार हो गया। आर्टिकल 250 ये कहता है कि यदि राज्यों में आपात लागू हो, आर्टिकल 250 कहता है कि अगर आपातकाल लागू हो तो संघ के संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मतलब यानी अभी तक केवल कार्यपालिका ही शक्ति का विस्तार नहीं हुआ संघ की। अब आर्टिकल 250 ये कह रहा है कि अगर आपातकाल लागू हो तो आर्टिकल 250 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, राज्य सरकारों की उस समय कानून बनाने के अधिकार निलंबित हो जाता है। ये माइंड जान लीजिएगा। उस समय कानून कौन बनाएगा? संघ का संसद। संघ के संसद द्वारा बनाएगा कानून उस समय चलेगा। ठीक है ना।
कि कौन कहता है, आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह दूसरा प्रभाव हुआ। आप देख रहे हैं कि जो आपातकाल है उस समय प्रत्येक विषयों पर एक विस्तृत प्रभाव दिखाई दे रहा है। तीसरा यह है कि क्या जब आपातकाल लागू होता है तो देखिए, भारत का संविधान जब लागू हो रहा था तो संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों के उपबंध कहा जाता है। यानी भारत के लोगों का जो एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र माना जाता है, वो मौलिक अधिकार का जो उपबंध है भाग 3 में, उसको माना जाता है। तो क्या आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है? देखिए, क्या मौलिक अधिकारों का भी निलंबन होता है? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि भारत के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन बहुत बड़ी मात्रा में 1975 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने तीसरा आपातकाल लागू किया था। गाजर मूली की तरह लोगों के अधिकारों को ध्यान न देकर जेलों में भरा गया था। वर्षों तक लोग थे, बहुत लोग मर खप गए होंगे। तो क्या यहां देखा जाए, क्या ऐसा संविधान में प्रावधान था या कुछ नया परिवर्तन हुआ है? देखिए, आपातकाल के दौरान यह प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। अब दो चीज हमको समझना है, क्या मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं? दो शब्द है, बर्खास्तगी या समापन अथवा निलंबन। ठीक है ना? क्या होता है, निलंबन होता है या समापन होता है या समाप्त हो जाता है? नहीं, निलंबन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है, तो निलंबन का मतलब क्या हो गया? भाई, मौलिक अधिकार तो जहां है वैसे रहेंगे। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, तो इनके निलंबन का क्या मतलब? ये भी कॉन्सेप्ट बहुत समझिए। बहुत लोग निलंबन का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मौलिक अधिकार के निलंबन का मतलब क्या है। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकारों के, अगर ये कहा गया कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते, मौलिक अधिकार बर्खास्त नहीं होते, अपितु मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने का व्यक्ति का अधिकार निलंबित हो जाता है। बात समझिए, मौलिक अधिकार जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम ये जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत यह कहा गया कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 224 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए 5 रीटें जारी करेगी। ये 5 रीटें जारी नहीं हो पाएंगी, यानी आपका अधिकार, जो मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने का, वो निलंबित होगा, ना कि मौलिक अधिकार तो जहां बने रहेंगे। किताबों में बार बार दिया है, लड़के पढ़ते रहते समझ ही नहीं पाते मौलिक अधिकार निलंबन का मतलब क्या है। मौलिक अधिकार के निलंबन का मतलब है कि आप उसको लागू नहीं करा पाएंगे, आपका लागू कराने का अधिकार निलंबित हो गया है। भैया, आप अनुच्छेद 32 के तहत ना सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे, ना अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा पाओगे, ये नहीं कर पाओगे बस, और बाकी सब जो है वो वही रहेगा। सीधा साधा बात। अब यहां से आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का मतलब मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन कराने का व्यक्ति का अधिकार निलंबित हो जाता है, मौलिक अधिकार जहां वो रहेंगे। इसके तहत 2 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 358, 2 आर्टिकल जान लीजिए, और आर्टिकल 359। इसमें भी लड़के बार बार फंसे रहते हैं, दोनों को लगता है। बहुत लोग कहते हैं आर्टिकल 358 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, आर्टिकल 359 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित, दोनों लोग फंसे रहते हैं। आज भी ये क्लियर कर लीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, एंड डिफरेंस इज बेसिक।
जो डिफरेंस है वो बेसिक है, कोई ऐसा नहीं कि फसांत है। आर्टिकल 358 ये कह रहा है कि युद्ध या वाह्य आक्रमण के समय अगर कोई संकटकारी परिस्थिति पैदा होती है तो आर्टिकल 9 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। आर्टिकल 9 के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वयं निलंबित हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 358 के तहत युद्ध वाह्य आक्रमण की तरह के समय जो आधार पर जो आपात की उद्घोषणा होती है आर्टिकल 358 के तहत, तो आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो 6 स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में, वो स्वतः निलंबित हो जाएंगी। यानी इसमें केवल आर्टिकल 19 की बात किया गया और ये स्वतः निलंबित होंगे। लेकिन अगर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित कराना है तो उसके लिए आदेश जारी करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। और किसके तहत, आर्टिकल 359 के तहत। यानी 358 के तहत जो आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार तो अपने आप निलंबित हो जाएगा, उसके लिए कोई बहुत आदेश की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो आर्टिकल 359 है, लेकिन अन्य मौलिक अधिकार 19 के अलावा जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनके लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना पड़ता है और वो आदेश आर्टिकल 359 के तहत लागू होगा। यानी संविधान के भाग 3 के जो अन्य मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 19 से अलग, उनको अगर निलंबित करना है तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के तहत आदेश जारी करना पड़ेगा और बाकी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारे संविधान, हमारे बाद में जो नीति नियंता थे उनको दिखाई दिया कि अगर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो इसका कितना ज्यादा गलत फायदा उठाया जाता है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने सिद्ध कर दिया। यही कारण है आगे चल के संशोधन किया गया और यह बताया गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये 2 मौलिक अधिकार हैं, वो किसी भी दशा में आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा है कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होता। तो समझ में आया, आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 9 के तहत जो स्वतंत्रताएं हैं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। अगर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित करना है तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश जारी करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। ये मौलिक अधिकार का प्रभाव मैंने आपको बताया। एक प्रभाव और है, आपातकाल की जब उद्घोषणा होती है तो उस समय संसद का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल जो लोकसभा का है जनरली वो 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। संसद को यह अधिकार मिल जाता है। भाई संकटकालीन समय आ गया है तो जाहिर सी बात है बढ़ाना ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आपातकाल अचानक से बीच में ही समाप्त हो जाता है तो एक बार में 6 माह से ज्यादा आप कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। अगर आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तब 1 वर्ष वाला बात नहीं रहेगा, तो 6 माह के अंदर ही अपने आप कार्यकाल बस 6 माह ही बढ़ सकता है। भाई आपातकाल अगर रहा तो एक बार में 1 वर्ष तक आप कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यानी 1 वर्ष तक कार्यकाल संसद का बढ़ जाए, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपातकाल उद्घोषणा में ना हो तो 6 माह तक ही कार्यकाल अधिकतम बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये पूरा मैंने राष्ट्रीय आपात का क्या प्रावधान है, क्या शर्तें हैं, क्या प्रभाव हैं, ये पूरा मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आपको एग्जाम में कई तरीके से दे सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करिए। क्या राष्ट्रीय आपातकाल भारत के संविधान के से एक धोखा है? कई बार जिन लोगों ने किया इसका व्याख्या करिए। तो धोखा उनके शब्दों में होगा जिन्होंने कहा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र की सुरक्षा को अपना परम कर्तव्य मानता है उसके लिए आपातकालीन उपबंध जो है धोखा नहीं है।
जर्मनी के वीमर संविधान से इस आपातकाल का उपबंध लिया गया है। इतना वर्णन मैंने किया तो जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध भारत के संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किया था। यह संविधान के साथ कोई धोखा वोखा नहीं है, ये वह प्रावधान है जो यह मानता है कि हर हाल में भारत की एकता और अखंडता का सुरक्षा किया जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दो आपातकाल हैं, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत, उनका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।